नमस्कार। आज फिर से एक नया टॉपिक के रूप में मैं आपको जो अपने हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। उनको कहते हैं वर्ण। तो थोड़ी सी चर्चा आज वर्ण पे होगी कि वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार हैं, इन्हीं में स्वर व्यंजन आ जाते हैं। ये वर्ण तो स्वर व्यंजन ही होते हैं। व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं या स्वर अलग रहते हैं, जैसे भी है वो सारा जो कार्य है वो आज वर्ण में हम देखेंगे। सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं कि ध्वनि के छोटे से छोटे ध्वनि के छोटे से छोटे लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के छोटे से छोटे लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जो क्रमबद्ध स्वरूप है, वर्णों का क्रमबद्ध स्वरूप उसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो ध्वनि के छोटे से छोटे लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों का जो क्रमबद्ध स्वरूप है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ से इनकी शुरुआत होती है कि वे वर्ण कैसे होते हैं, उत्पत्ति कहाँ से होती है। उससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारी जो हिंदी की लिपि है, पहले भी मैंने बताया था, फिर से एक बार कर देता हूँ रिपीट, वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी की और एक विज्ञान सम्मत लिपि है। आज के समय की सबसे विज्ञान सम्मत लिपि है और इसमें भी इसलिए इसको सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि उसमें प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है कि प्रत्येक जो वर्ण है किस प्रकार उत्पत्ति होती है। ये सारा हिंदी की इस देवनागरी लिपि में बताया गया है, इसीलिए इस लिपि को विज्ञान सम्मत लिपि भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वर्ण पढ़ा, वर्णमाला के बारे में, और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी। ठीक है, अब आगे इससे चलते हैं। वो आते हैं अपने वर्णों में दो प्रकार, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, वो सारा आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान करें। स्वर कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वह मुख में कहीं से भी स्पर्श न करते हुए सीधी बाहर निकल जाए, वो होते स्वर। और व्यंजन, जब हम व्यंजन बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, तो वायु कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है, इसलिए वो होते हैं व्यंजन। जबकि स्वर में ऐसा नहीं होता है, वायु है जो मुख से बिना किसी के स्पर्श किए हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करें कि जब कोई बात आपको बताई जा रही है तो उसको भी नोट करें। पीछे वाले वीडियो में मैंने देखा था, भाषा बताया था, भाषा की परिभाषा, भाषा के लिखित मौखिक भाषा के परिभाषाएं बताई थी। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है, लिखित भाषा की परिभाषा क्या है, लेकिन आप लोगों ने जो केवल बोर्ड था उस पर जो लिखा था उतना ही नोट किया। इनकी परिभाषाएं भी लिखने दो, 2-3 बार बताई जा रही है, तो आप इनकी परिभाषा भी लिखें ताकि वो पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ पूरा हो जाए। केवल उसके भेद लिखने से नहीं होगा, कई बार हो जाता है पेपर में परिभाषा आ जाती है मौखिक की, तो फिर यही होता है कि आपने हमें भाषा है इसकी परिभाषा तो बताई नहीं थी, जबकि परिभाषा उसकी बताई हुई है। तो वैसा ही यहाँ पे है कि आप स्वर की जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ उसको आप निश्चित रूप से नोट करें
ये नहीं है कि भाई ठीक है हमने सुन लिया, आचार्य जी ने ऐसे बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड के अलावा भी कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप जरूर लिखें। ठीक है, तो वही बात है स्वर कि जब ऐसे वर्ण बोलते समय जो वायु है वो मुख में कहीं से भी स्पर्श न करते हुए और सीधे बाहर निकल जाती है, वो होते हैं स्वर। जैसे ए, आ, ई, उ, ये जो स्वर जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से जो वायु है वो सीधे ही बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो वैसे ही स्वर हिंदी में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। हम कई बार अंग्रेजी का भी उदाहरण लेते हैं। अंग्रेजी में आप जिनको वोवल्स कहते हैं, अंग्रेजी में जो वोवल्स वो 5 ही होते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम स्वर पढ़ते हैं तो वो होते हैं 11। कौन कौन से हैं देखें, ए, आ, ई, उ, यहाँ पे आता है री। ठीक है, ए, आई, ओ, औ। अब एक प्रश्न सीधा सा उठता है कि यहाँ दो शब्द और दो आप पढ़ते हो, ये अंग है, आप इनको भी स्वर में शामिल करते हो, जबकि ये स्वर नहीं है, ये अयोगवह है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे कि क्या होते हैं, इसलिए स्वर ये नहीं होते हैं। स्वर इतने होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर की संख्या हिंदी में होती है 11, ये होते हैं 11। ठीक है, अब इनकी मात्राएं, हिंदी में हम जैसे बार खड़ी पढ़ते हैं छोटी क्लासों से, वही मात्राएं है, उन्हीं के साथ ये लगते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। हिंदी में स्वर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हिंदी में स्वर है 11। और जबकि मात्राएं देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिंदी में जो स्वर है वो संख्या स्वरों की 11 है, लेकिन जो मात्राएं हैं वो मात्राओं की संख्या 10 है। इस चीज का जरूर ध्यान करें। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि भाई स्वरों की, हिंदी में स्वरों की मात्राएं कितनी है, तो मात्राएं 10 है और स्वरों की संख्या 11 है। मात्राएं जो ए है इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी जो सारे स्वर हैं उन सब की मात्राएं हैं। ठीक है, तो फिर से बता दिया कि हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 और मात्राएं 10। इस चीज का विशेष ध्यान करें। अब आगे चलते हैं। तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। नाम से स्पष्ट है, ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा, एक दूसरे के विलोम है ये। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो इनमें से जो स्वर छोटे हैं, छोटे स्वर हैं जिनकी मात्राएं छोटी है, जैसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 ह्रस्व स्वर है। ये 4 ह्रस्व स्वर है और इनके अलावा जो बाकी हैं वो सभी दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, तो ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखें, ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो है 4 और जो दीर्घ स्वर है वो है 7। तो 7 और 4 11। अब थोड़ा सा गौर करें कि ये जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, इन्हीं को मुख्य स्वर भी कहते हैं। ये जो 4 हैं ये ही मुख्य स्वर है, अलग से नहीं आता। मुख्य स्वर भी यही है, मेन स्वर। इन्हीं से इनकी उत्पत्ति होती है, इन्हीं से ये बनते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य स्वर है वो है ए,
अर्थात 4 ही मुख्य स्वर हैं, बाकी सारे दीर्घ स्वर कह सकते हैं या इनसे इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान करना। ह्रस्व स्वर ही मुख्य स्वर होते हैं, हिंदी में ह्रस्व स्वर ही मुख्य स्वर होते हैं। देखें, जैसे आ की उत्पत्ति ए धन ए, इससे क्या बना, हाँ दीर्घ बन गया, ए धन ए दीर्घ स्वर बढ़ गया, आ बन गया। अब देखें ई धन ई, इससे भी दीर्घ ई बन गई। तो इन मुख्य स्वरों से ही इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस चीज का विशेष करें। जैसे ए और ई मिलकर ए बनाते हैं। जब हमें संधि पढ़ते हैं, जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो जितने भी ये स्वर हैं ये आपस में संधि करेंगे और संधि करके एक नया शब्द बना देते हैं। तो जब हम संधि पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि भाई किस प्रकार कौन सा स्वर किससे मिलेगा, दीर्घ बनेगा, गुण संधि, जैसे ये है गुण संधि का उदाहरण, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि जिसमें वृद्धि हो जाएगी मात्रा की, यण संधि, अया की संधि, वो सारे यहीं से बनते हैं, इसीलिए उसको स्वर संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और दीर्घ। जब स्वरों का मेल होता है स्वर संधि, व्यंजनों का मेल होता है व्यंजन संधि, और विसर्ग जहाँ विसर्ग है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान करें। ये नॉर्मल सामान्य बातें हैं, लेकिन हम कई बार इन पे गौर नहीं करते। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर है वही मुख्य स्वर है, दीर्घ स्वर 7 हो गए, मुख्य स्वर 4 हो गए। आगे देखें, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तब भी हम हमेशा गलत करते हैं। इन्हीं के उच्चारण, जैसे एक शब्द आता है, हम अगर इसका उच्चारण करें औरत, जबकि उच्चारण इसका गलत है औरत, औ की ध्वनि आनी चाहिए औरत। इसीलिए ये जो उच्चारण है इनका विशेष ध्यान करें। जैसे एक और शब्द आता है, नॉर्मल हम पूछते हैं सामान्य रूप से, आप कैसे हैं, कैसे नहीं कैसे हैं, क्योंकि इसमें ऐ की ध्वनि आनी चाहिए, तभी हमारा जो स्वर है वो सार्थक हो जाता है। और ये ध्वनि हमें प्रयास करते हैं लेकिन ला नहीं पाते हैं, और अगर लाए तो फिर वो कहते हैं ना अपने सामान्य बोलचाल में कि अच्छा ऐसी भाषा ही थोड़ा अटपटी सी लगती है। ऐसा नहीं है, जब तक हम इनका अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा तो उस समय 3 प्रकार के स होते हैं। ठीक है, उन तीनों का स्थान अलग अलग है, लेकिन हम एक ही स्थान से, हमें ये नहीं पता कि इनमें भेद कैसे करें। तो उस समय जब व्यंजन आपको बताएंगे तो मैं आपको पूरा उसको बताऊंगा भी कैसे, क्योंकि हम जब व्यंजन पढ़ते हैं तो हमारे जो व्यंजन बोले जाते हैं कहाँ से शुरू होते हैं, कंठ से। कंठ से थोड़ा ऊपर तालु, ताला और तड़वा कहते हैं ना, जिसको कई बार बच्चों के वो कहते हैं गिर जाता है, तालु गिर जाता है वो, फिर उससे आगे मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इस प्रकार से व्यंजन अलग अलग डिफाइन है, अंतस्थ उसमें और संयुक्त व्यंजन है, वो सारे जब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आज केवल स्वर के बारे में पढ़ेंगे, और स्वर के अलावा मैं कुछ चीजें आपको जरूर बता देता हूँ, कुछ चयन जो हमेशा हम गलत करते हैं। ठीक है, अपने बोलचाल में, जैसे एक तो अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का चयन होता है ये। ठीक है, ये होता है अनुस्वार। एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक, इसका चयन होता है ये, अपने इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु जो नाम में थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है, ये होता है अनुनासिक या अर्धानुस्वार। ठीक है, फिर आता है हलंत, संस्कृत में सबसे ज्यादा काम है इसका, संस्कृत में सबसे ज्यादा हलंत। इसका मतलब है जब किसी वर्ण में हलंत होगा, इसका मतलब वो जो वर्ण है वो आधा है, उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, इसलिए उसका हलंत कहते हैं। फिर आता है कि पार्श्व बिंदु, पार्श्व बिंदु ये क्या होता है, ये किसी नाम के आगे लगता है, जैसे किसी का नाम बड़ा है उसको छोटा करने के लिए पार्श्व बिंदु। और अंत में एक होता है नुक्ता, नुक्ता ये किसी शब्द के एकदम
यहाँ पे लगता है, और कह देते हैं कि नुक्ता जहाँ लग जाता है वो शब्द ज्यादातर उर्दू फारसी इन भाषाओं के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चिन्ह भी है जिनका हमें विशेष ध्यान करना है। अनुस्वार, चंद्र बिंदु जो आप कहते हो वो अनुनासिक है, हलंत, पार्श्व बिंदु और नुक्ता, ये जो चीजें हैं ये सामान्य रूप से होती हैं, लेकिन हम कई बार इनको समझ नहीं पाते। जैसे क्लास में बताया अनुनासिक चिन्ह लगाओ, अब अनुनासिक देखने लग जाते हैं। अनुनासिक चिन्ह का यही होता है। ठीक है, तो स्वर के साथ मैंने थोड़े से आपको चिन्ह इसलिए बताए, ये जो चिन्ह है ये लगभग हिंदी में चलते रहते हैं। हलंत का प्रयोग हाँ हम करते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्वर हैं वो आज अपना लगभग तो चैप्टर पूरा हो गया। आगे वाले में मैं आपको व्यंजन बताऊंगा। धन्यवाद।